जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एर्गोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में आपका जो एर्गोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, 3 या मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में। तो एज आई टोल्ड यू in the previous lecture that ergonomics is all about your infrastructure, your proper posture, and your furniture and your environment, internal environment, then the external environment। ठीक है, तो इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं इन टुडेज लेक्चर, which will be short, not too extensive, and I will try to be short. So this is our second lecture। ये हैं जी इसके कोर्स कंटेंट्स। ठीक है, तो यानी कि एर्गोनॉमिक असेसमेंट आप कैसे करते हैं फ्रॉम एन एर्गोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज यू नो, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम एन एर्गोनॉमिस्ट, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एर्गोनॉमिक्स so that you can incorporate this knowledge into your clinical practice। ठीक है, तो इसमें से जो पॉइंट्स अहम हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, इनको आप बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट एड्रेस कर सकते हो, असेस कर सकते हो और उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट एज अ एर्गोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ ergonomics। So you are only having a partial version or incomplete version of ergonomics. Rather, we should not call it incomplete. It is just the requirement of your syllabus। ठीक है, the maximum output you can get out of the ergonomics, ठीक है, you should get। ठीक है, तो इसमें आएगा जी असेसमेंट्स आएंगी, एर्गोनॉमिक असेसमेंट्स और वर्क असेसमेंट्स। फिर इसमें एंथ्रोपोमेट्री आएगी, यानी कि बॉडी मेजरमेंट आएगी। और फिर इसमें आएगा कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल ऑक्यूपेशनल डिमांड्स ऑफ वर्क, ये इसमें आएंगी। ठीक है, कि क्या क्या आपका जो मेंटल बिहेवियर है, आपका एप्टीट्यूड है और जो आपका एटीट्यूड है वो होना चाहिए वर्क रिलेटेड। और फिर साइको सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे इन द वर्क रिलेटेड musculoskeletal disorders। Many a times you are having a psychosocial issues, means you are having anxiety, you are having depression. So due to those factors, your work capacity is reduced and you are prone to develop various musculoskeletal disorders। ये पॉइंट्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना है। व्हेन यू कम टू माय ऑफिस, यू सी माय चेयर इज एडजस्टेबल, its height is adjustable, its seat is adjustable, back of the chair is adjustable, and it is provided with the elbow rest। तो ये आपने चेक करना है। किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं जिसमें लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स लॉन्ग है, ठीक है, अगर वहाँ पे सिटिंग चेयर प्रॉपर नहीं है तो आप ऑर्डर करें अ फुल्ली एडजस्टेबल सिटिंग चेयर का। और नंबर सेकंड पॉइंट है कि जो जब आप बैठते हैं तो ट्रंक का और लेग्स का जो एंगल है वो होना चाहिए 90 डिग्रीज में। ठीक है, तो ये आपने देखना है। और आपके जो फीट हैं दे शुड रेस्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, जिसके लिए आप एक फुट रेस्ट जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी हाइट कम है। और एडजस्टेबल चेयर नीचे करने के बावजूद आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे नहीं लग रहे प्रॉपर, तो फिर आप अपना जो फुट रेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
जी उमैस की प्रेजेंटेशन है, तो उमैस आप अभी, अब मैं थोड़ी सी स्लाइड्स आपको पढ़ा दूं, तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है तो आप स्टार्ट कर देना देनी प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो मैं आपकी नोट कर लूँगा। बल्कि आज लास्ट लेक्चर है, आप बाद स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाएंगे, तो इसलिए आज वैसे भी अ, शायद लास्ट नहीं, आज आपका नहीं लेक्चर लास्ट होगा, आपकी तो कल भी क्लास है। तो एनीवेज अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं प्रेजेंटेशन। एक स्लाइड में और पढ़ लेता हूँ, तो मीन समझा देता हूँ, तो उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओके नंबर सर। थर्ड है कि लोअर बैक को सपोर्ट होनी चाहिए, नंबर थर्ड पॉइंट में, ठीक है। लंबर रोल भी आप रख सकते हैं अपनी लोअर बैक पे। तो ये आपकी पिक्चर है विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रॉपर चेयर ergonomics एंड प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट वाइल सिटिंग। और ये ergonomist भी हो सकता है दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन कैन आल्सो बी अ फिजिकल थेरेपिस्ट, लेकिन ergonomist आपके कंट्री में नहीं है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है कि जब आप बैक सपोर्ट करते हो, अपना सीट को एडजस्ट करते हो, तो आपकी कमर पे प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है। और आर्म रेस्ट जब आप करते हो तो आपके शोल्डर्स पे जो स्ट्रेस है वो कम पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे पॉइंट्स हैं, तो इन पे जाने से पहले वी विल गिव अपॉर्चुनिटी टू, अभी ये हम यहाँ तक हैं, to the Umesh to present his presentation। जी उमेश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं यस सर। और आप शेयर स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये ले, मैं मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप अपनी जो स्क्रीन शेयर है वो आप कर सकते हैं और अपनी आप प्रेजेंटेशन जो है वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है? उमेश, वी कैन नॉट हियर यू। उमेश, सर आपकी स्क्रीन आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जी अब बोलें ज़रा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज़। स्क्रीन भी नजर आ रही है? हाँ हाँ, स्क्रीन भी नज़र आ रही है। स्टार्ट कर। आज का मेरा टॉपिक है एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी। एसीएल इंजरी एथलीट्स के अंदर बहुत कॉमन है। ये फ्रीक्वेंटली उन एथलीट्स में होती है जो पिवटिंग, जो ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं जिनके अंदर पिवटिंग मूवमेंट जो है ना इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, डाउनहिल स्कीइंग और सॉकर। एसीएल टीयर जो है वो फर्स्ट ग्रेड से लेके थर्ड ग्रेड तक कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड भी हो सकता है, सेकंड ग्रेड भी और थर्ड ग्रेड भी हो सकता है। बोथ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज कैन अकर, ऑल्दो नॉन कॉन्टैक्ट टीयर्स एंड रप्चर्स आर मोस्ट कॉमन। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज दोनों हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इंजरी जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होती है। यहाँ पे हमें जो है वो डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हम कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रेजेंट किधर होता है। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का मेन फंक्शन ये होता है कि वो इंटीरियरली टिबिया को ट्रांसलेट करने से रोकता है। मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से सिर्फ हमारे पास 30% केसेस आते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट से हमारे पास 70% केसेस आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि हमारी अपनी रॉन्ग मूवमेंट या फॉल्टी लैंडिंग की वजह से जो है ना हमारा
ACL टीयर हो जाता है। ACL के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स के अंदर टाइप ऑफ कंपटीशन, फुटवेयर एंड सरफेस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन आ सकते हैं। जैसे कि फुटवेयर एंड सरफेस में जितनी ट्रैक्शन इतना ACL टीयर होने के कम चांसेस होंगे, और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अगर टर्फ या आर्टिफिशियल टर्फ अगर स्लिपरी कम होगा, उसके अंदर ट्रैक्शन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा होगा, तो हमारा ACL टीयर होने का कम चांसेस होगा। इंटरनल रिस्क फैक्टर्स में जो है वो एनाटॉमिकल, हार्मोनल एंड न्यूरोमस्कुलर रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ACL टीयर नॉन कॉन्टैक्ट ऐसे इंटरनल रिस्क फैक्टर्स में जो एनाटॉमिकल जो फैक्टर्स हैं उनमें जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ACL टीयर मेल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को कंटिन्यू करते हुए हम बता रहे हैं कि मोस्ट कॉमन आर द नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज, यानी कि अपने ही वेट की वजह से जो हमारा नी जॉइंट होता है वो ट्विस्ट भी हो जाता है, और इसके साथ साथ यानी कि हमारा फुट प्लांटेड होता है ज़मीन के ऊपर, लेकिन हम जब स्विफ्ट मूवमेंट करते हैं, स्टॉप करके हम स्विफ्ट मूवमेंट एक्सेलरेट करते हैं एकदम दूसरे डायरेक्शन के अंदर फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो फिर हमारा ACL टीयर हो जाता है। रैपिड डिसेलरेशन मूवमेंट यानी कि एकदम से रुकना, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होता है पिवटिंग मूवमेंट्स करना, यानी कि मतलब लेकिन हम अपने डायरेक्शन स्विफ्ट मूवमेंट में चेंज करते हैं, इसकी वजह से ACL टीयर होता है। यानी कि पिवटिंग, ट्विस्टिंग एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन टू द फ्रंट ऑफ द टिबिया, इनकी वजह से ACL टीयर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंकल इवर्जन और डायनामिक वेल्गस, यानी कि वेल्गस स्ट्रेस जब नी के ऊपर पड़ता है और फ्यूमरल एडक्शन होती है हिप जॉइंट के ऊपर, तो तब मोस्ट लाइकली होता है कि ACL टीयर होगा। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, क्योंकि यहाँ से रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी एथलीट या किसी भी नॉर्मल बंदे को। इसके बाद हम बायोमैकेनिक्स देखेंगे इंजरी की। इसकी बायोमैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस ये है कि नॉन कॉन्टैक्ट ACL इंजरीज तब होती है जब वेल्गस लोडिंग अप्लाई होती है, यानी कि नी को अंदर की तरफ मीडियली जब फोर्स अप्लाई होती है तो मिडिल कोलैटरल लिगामेंट टॉट हो जाता है और लेटरल कंप्रेशन आ जाती है। ये जो कंप्रेसिव लोड होता है ये एंटीरियर फोर्स वेक्टर को भी जो कोर्टिसिव कंट्रैक्शन होती है उसके साथ मिलके जो है ना एक डिस्प्लेसमेंट करती है फीमर की रिलेटेड टू द टिबिया, जिसकी वजह से ACL टीयर होता है। वेगस लोडिंग भी एक की फैक्टर है ACL इंजरीज के अंदर, यानी कि जो हमारी नी जॉइंट है वो मिडली जब मिडली उसके ऊपर जब फोर्स लगती है तो वेल्गस लोड आता है हमारे अंदर, जो नीज है वो अंदर डिस्प्लेस हो जाती है अंदर की तरफ मीडियली, जिसकी वजह से एक जो वनरेबल पोजीशन के अंदर हमारी नी जॉइंट चली जाती है व्हिच कॉजेज एन ACL। अब ACL टीयर जब किसी पेशेंट के अंदर होता है तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसमें ये होता है कि मोस्टली कटिंग मैनूवर या सिंगल लेग स्टैंडिंग, लैंडिंग और जंपिंग, इनमें से किसी एक मैनूवर की वजह से जो है ना वो उसका ACL टीयर हुआ होता है। और जिस वक्त टीयर होता है उस वक्त ऑडिबल पॉप या क्रैक, यानी कि क्रैक की आवाज जो है वो सुनी जाती है। A torn ACL is extremely painful, particularly immediately after sustaining the injury. ACL tear जब होता है तो वो extremely painful और discomforting होता है, especially कि जब वो अभी हुआ होता है, यानी कि immediately after the injury बहुत ज़्यादा discomfort और pain जो है वो feel करता है। उसके थोड़ी देर बाद जब वो यानी कि अगर वो क्लिनिकली रिप्रेजेंट आपके पास थोड़ी देर बाद हो रहा है तो उसकी नी के ऊपर स्वेलिंग होगी और एक्सटेंसिव, यानी कि आगे नी के जो आगे पीछे जो एरिया उधर भी स्वेलिंग वगैरह होगी। इसके अलावा इसकी एक और सिम्टम ये है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। पॉसिबल वाइड स्प्रेड माइल्ड टेंडरनेस, टेंडर टू द टच करेंगे तो वो एक ऐसा टेंडर फील देगी नी। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि नॉर्मल ACL एंड टोर्न ACL क्या है। इससे जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर दिखाया है कि जो ACL है वो कम्प्लीटली टीयर हो चुका है, यानी कि 3rd ग्रेड ACL टीयर है। अब ACL को डायग्नोज करने के लिए जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसके पास काफ़ी ज़्यादा टेस्ट और प्रोसीजर्स होते हैं। अब लैकमैन टेस्ट एक टेस्ट है जिसके अंदर थाई के ऊपर एक हैंड प्लेस करके टिबिया को इंटीरियरली ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाती है। अगर वो ट्रांसलेट हो जाए इंटीरियरली तो इसका मतलब है कि लैकमैन टेस्ट पॉजिटिव है। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसके अंदर 90 डिग्री फ्लेक्शन करवाते हैं नी की और उसके बाद जो है ना एक्सप्लोसिव मूवमेंट में ग्रिप करके दोनों हाथों से टिबिया को इंटीरियरली मूव करने की कोशिश करते हैं। अगर टिबिया 6 मिलीमीटर से ज़्यादा इंटीरियरली ट्रांसलेट हो जाए तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है और ACL टीयर हो चुका है। इसके अलावा एक और टेस्ट है पिवट शिफ्ट।
पिवट शिफ्ट टेस्ट करने के लिए हील को पकड़ के उसको इंटरनली रोटेट करते हैं और इसके अलावा वेल्गस लोडिंग करते हैं, वेल्गस वेल्गस स्ट्रेस देके नी के ऊपर और फिर उसको टोटल एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। अगर ऐसा करने से जो एथलीट है या जो पेशेंट है उसको वो वाला डिस्कम्फर्ट या सेंसेशन आता है जो उसको एसीएल टीयर के वक्त आया था, तो इसका मतलब है कि पिवट शिफ्ट टेस्ट पॉजिटिव है। इसके अलावा जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो रेडियोग्राफ्स और एमआरआई स्कैन्स भी देख सकता है ताकि वो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है नी का उसको अच्छी तरह देख सके कि कहीं पे टीयर या मिनिस्कल टीयर भी नहीं है। स्पेशली एमआरआई स्कैन्स जो है वो मिनिस्कल टीयर को भी स्कैन कर लेते हैं। एमआरआई स्कैन्स आर 95% एक्यूरेट। और इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी जो है वो एक छोटा सा स्लिट करते हैं नी की स्किन नी की जो ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर एक स्लिट करके आर्थ्रोस्कोप, वो एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके आगे कैमरा एंड लाइट इक्विपमेंट लगा होता है। उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं नी के वो चेक कर लिए जाते हैं कि अंदर कोई मिनिस्कल टीयर या एसीएल टीयर है कि नहीं। एसीएल टीयर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कुछ, जिसके अंदर बैलेंस ट्रेनिंग, जंप ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, स्किल ट्रेनिंग, यानी कि कंट्रोलिंग द बॉडी मोशंस स्पेशली इन डिसेलरेशन एंड पिवटिंग मैन्यूवर्स, यानी कि जब जैसे कि हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स हैं जिस तरह के सॉकर है या अमेरिकन फुटबॉल है, इसके अंदर डिसेलरेशन एंड पिवटिंग मैन्यूवर्स हमें करने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्किल ट्रेनिंग होती है। मूवमेंट एजुकेशन एंड सम form of feedback to the athlete during training of these exercises, or agility training. Agility is defined as the ability of a person to move quickly. Agility की जब ट्रेनिंग एथलीट्स लेते हैं फॉर हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स तो उनके अंदर डिक्रीज एसीएल टीयर की चांसेस होते हैं। एसीएल टीयर की ट्रीटमेंट है रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेट, लेकिन अगर ग्रेड 1 से ज़्यादा है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, तो उसके लिए फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन होती है। और अगर कंप्लीट टीयर हो चुका है यानी कि ग्रेड 3 टीयर है एसीएल का, तो उसके लिए सर्जरी होती है। थैंक यू। चलें, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी उमैर से भी शेर, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है थैंक यू सर। और वेरी गुड। नंबर सेकंड के चलिए मैं फिर लेक्चर अब कंटिन्यू तो नहीं करूँगा, अब चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया तो जितना मैंने पढ़ाया आपको एर्गोनॉमिक्स 2 का तो वो आपने याद रखना है, ये मैं रिपीट कर देता हूँ तो आप ये नोट कर लीजिए कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। तो ये हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो 6 टू ऑनवर्ड जो पॉइंट्स हैं एर्गोनॉमिक वर्क प्लेस असेसमेंट के, तो वो हम फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी कल है। तो टाइमिंग्स मैं आपको रात को बता दूंगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ACL इंजरी और ergonomics part 2 presentation you can ask, otherwise we can end the lecture and you can just simply click here। नंबर सेकंड, जो सतार का कोई फ्रेंड है तो उसको कहो कि इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड ना रखे सतार, फिर उसका एडमिशन रुक जाता है और फिर आपको मसला होता है। मैं तो हर यस सेमेस्टर सर। में 5-7 स्टूडेंट्स के दाखिले मैं नहीं रोकता, मैं ऑनेस्टली आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो फिर एग्ज़ाम आपके जो है वो दाखिले रोक लेता है। ठीक है, तो ये यस सर। उसको बताओ, उसकी एक भी ईमेल मुझे नहीं आई कि सर मेरा अकाउंट नहीं चल रहा। उसे कहो अपना ऑफिशियल आईडी लिख के, अपना रोल नंबर नाम पूरा लिख के अतिया को ईमेल करे। अतिया का कॉन्टैक्ट मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया, मिस अतिया का, और वो मैडम अतिया को कॉल करे, उनका ईमेल ले, उनको करे और साथ मुझे करे, ताकि एक रिकॉर्ड में तो आए कि इस बच्चे का ईमेल नहीं बना हुआ, तो चुप करके यस घर सर। बैठा हुआ है और क्लासें नहीं ले रहा है। ये कोई आप प्रॉब्लम इसको पॉइंट आउट करें। ठीक है, नहीं। यस सर। चलें ठीक है जी। हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान, हैव अ नाइस डे एंड प्रे अ लॉट ड्यूरिंग ताक रात। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।